हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का इलेक्ट्रॉनिक स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है। शाम के 7 बज चुके हैं यहाँ पर। एक और 10 के दम में हम हाजिर हैं आपके सामने। आज हिंदी भाषा के क्वेश्चंस को लेकर के हम बात करने वाले हैं। हिंदी के सवाल आपके होंगे। ध्यान दीजिएगा, सवालों की संख्या रोज़ की तरीके से 10 क्वेश्चन हिंदी सब्जेक्ट है। फॉलो ज़रूर किए रहिए। व्हाट्सएप ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक हमसे भी जुड़ सकते हैं आप, जो है यहाँ पर 8081743734 पर व्हाट्सएप करके चलते हैं सवालों पर और देखते हैं आज किस तरीके के क्वेश्चंस जो है आज हमें यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब जब हम बात करते हैं भाई, यहाँ पर हवा जो है वो उड़ गई है। हाँ जी, और हवा ने एक नए क्वेश्चन को जन्म दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जाते जाते, और आपसे पूछा है माता पिता शब्द युग्म है, सार्थक निरर्थक शब्द युग्म है आपका, सार्थक शब्द युग्म है, निरर्थक है, या फिर इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, जब जब हम माता पिता की बात करते हैं, आपने समास भी पढ़ा होगा ऐसे में, जब आप द्वंद्व समास को लेकर के बात करते हो। एक द्विगु समास होता है और एक होता है द्वंद्व। ठीक है, तो जब जब हम द्वंद्व समास की बात करते हैं तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि बीच में हाइफन आपका साइन लगा हुआ होता है, और ऐसे में आप कह देते हो कि ये जो समास है वो आपका द्वंद्व समास की एक पहचान है। तो यहाँ पर भी इसमें द्वंद्व समास ही है, और ये आपके सार्थक शब्द युग्मों में देखने को मिलेंगे। आप में से कई बच्चों ने सही किया है, वेरी गुड। चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। हमसे जो दूसरा सवाल पूछा है, इसमें क्या कहते हैं कि तम शब्द का पर्याय क्या है। तम, तम का मतलब क्या है, बस ये समझो आपसे पूछा है। ये कहते हैं यामिनी होता है, निशा है, रात है, या फिर अंधकार है। ये आपके ऑप्शंस इन्होंने आपके स्क्रीन पर दे रखे हैं, बता रखे हैं। तो आंसर आने भी शुरू हो गए हैं। जब जब हम तम शब्द को लेकर के बात करते हैं तो यहाँ पर इसका मतलब, तम का मतलब होता है अंधकार। आप इसे रात नहीं बोल सकते, आप इसे निशा नहीं बोल सकते। ऐसे में बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप जब जब बात करोगे तो रात में भाई चांदनी वाली रात भी होती है, जबकि तम का मतलब है अंधकार, सीधा सीधा। ठीक है, तो आपका जो करेक्ट आंसर आएगा वो डी आएगा भाई। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, आपसे पूछा है, एक मुहावरा दिया हुआ है ऐसे में कि सीधी रीढ़ का आशय क्या होता है। सीधी रीढ़ का क्या मतलब है, और ये आपसे कहते हैं कि आत्मनिर्भर होना, ध्यान दीजिएगा, सीधी बात होना, अभिमानी होना, या फिर स्वाभिमानी, स्वाभिमानी नहीं, स्वाभिमानी होगा, या फिर स्वावलंबी होना। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आपने आंसर करना शुरू कर दिया है, वेरी गुड। जब जब हम बात करते हैं इस पर्टिकुलर तीसरे सवाल को लेकर के, बिल्कुल सही है कि सीधी रीढ़ मतलब होता है कि व्यक्ति का स्वाभिमानी होना, व्यक्ति का स्वावलंबी होना। आप समझ रहे हैं, अपने पर आलंबन, खुद पर डिपेंडेंसी, आप समझ रहे हैं, स्वाभिमान होना। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपके अर्थ में देखने को मिलेंगी जब जब हम सीधी रीढ़ को लेकर के बात करेंगे। करेक्ट आंसर आपका डी आएगा। एक और सवाल पर चलते हैं भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा है इन्होंने, तो चौथे सवाल में कहते हैं कि भीतर के घाव से क्या मतलब है। एक और चीज़ दिया, जब जब हम भीतर के घाव की बात करते हैं, इससे इसका क्या मतलब निकल करके आता है भाई, तो कहते हैं शारीरिक क्षति है, इसलिए भीतर का घाव बोला हमने। घर के भीतर की अशांति है इसलिए बोला, अंदरूनी चोट है इसलिए बोला, या फिर हृदय की पीड़ा है इसलिए बोला। आपके ऑप्शंस इन्होंने कुछ ऐसे दे रखे हैं। तो जब हम भीतर के घाव की बात करते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, आपने आंसर भी करना शुरू किया है भाई। सभी लोग आंसर करो, गलत ही सही, लेकिन उत्तर आना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड। जब हम भीतर के घाव की बात करते हैं तो उसका मतलब होता है हृदय की पीड़ा। आप अपने अंतरात्मा की पीड़ा के बारे में जब बयां कर रहे होते हो, बता रहे होते हो, तो वो होता है आपका भीतर का घाव। ये बिल्कुल मतलब नहीं है इसका कि कोई फिजिकल डैमेज है या जो भी चीज़ें हैं, या घर में अशांति को, या घर के भीतर की अशांति। आप समझ रहे हैं, ये आपके हृदय की पीड़ा को बयां करता है या बताता है। सवाल पांचवा आपसे क्या पूछा है, ये कहते हैं कि हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन थे। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे लल्लू लाल जी हैं, यहाँ पर राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं, या फिर इनमें से कोई नहीं। मैंने प्रथम गद्यकार पूछा है, उपन्यासकार, कविकार, बाकी सारे उसमें नहीं, प्रथम गद्यकार का नाम। आप एक देख पा रहे होंगे एक चित्र आपके स्क्रीन पर, और ये बुक का फ्रंट पेज है। एक बुक है, आपने सुना होगा प्रेम सागर, एक किताब है प्रेम सागर, जो कि लिखी गई है लल्लू लाल जी के ही द्वारा। इसे कहते हैं ओशन ऑफ लव करके है। 1897 में बुक जो है ऐसे में प्रकाशित हुई। तो ये जो प्रथम गद्यकार के रूप में देखने को मिलते हैं वो लल्लू लाल जी ही हैं। इन्हें हम लल्लू चंद भी कहते हैं।
ये अपने कविताओं में ये लल्लू चंद के नाम से भी या फिर लाल कवि के नाम से भी जाने जाते हैं। हो उम्मीद है कि शायद आपने, हो सकता है ये पहली बार नाम सुना हो, लाल कवि या लल्लू चंद करके भी या लाल चंद करके भी इन्हें पुकारा जाता था। चलते एक और सवाल की तरफ, और छठे क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि भाई मृगावती आखिर रचना किसकी है? विद्यापति हैं, उस्मान हैं, मंझन हैं या कुतुबन है? बिल्कुल, अभी उत्तर जी हाँ। तो जब जब हम मृगावती को लेकर के बात करते हैं, विद्यापति, उस्मान, मंझन और कुतुबन में, बिल्कुल सही है। इन सभी ऑप्शंस में जब जब हम बात करते हैं कुतुबन की, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, पहली चीज़ की करेक्ट आंसर आपका डी होगा। जरा इनके बारे में आप जान लीजिए, पढ़ लीजिए कि इन्हें शेख कुतुबन के नाम से जाना जाता है। जरा गौर करिएगा। इनका जन्म 1515 ईस्वी में हुआ था। शिष्य कौन है वो लिखा है, शेरशाह के पिता हुसैन शाह के समकालीन थे, और यहाँ पर इनका प्रसिद्ध ग्रंथ जो है वो मृगावती है। ये चीज़ इन्होंने बताई हुई है। ध्यान दीजिएगा, इस ग्रंथ में क्या है, लौकिक प्रेम की आड़ में अलौकिक प्रेम की बड़ी सुंदर अभिव्यंजना हुई है, अभिव्यक्ति हुई है। कवि की भाषा अवधी और छंद जो है दोहा और चौपाई इस मृगावती रचना में प्रयोग में आए हैं। आप समझ रहे हैं? तो पूरी कहानी, पूरी चीज़ें आपको यहाँ पर जानकारी मिल गई होगी। किसके बारे में? इस क्वेश्चन को लेकर के जो मृगावती था। आगे चलते हैं एक और सवाल की तरफ, और आपसे पूछते हैं पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? आप जानते हो चंद बरदाई के द्वारा लिखित पृथ्वीराज रासो कहते हैं कि किस काल की रचना है? ऑप्शंस में आदिकाल दे रखा है, भक्ति काल दे रखा है, रीतिकाल बोला है, या आधुनिक काल की रचना है। तो आपके आंसर आने शुरू हो गए हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत स्वागत है जो भी क्लास में जुड़ रहे हैं। कुछ अच्छा लगे तो भाई औरों तक भी आप ज़रूर शेयर कर दिया करो। फेसबुक, व्हाट्सएप आप एक्टिव रहते हो, आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी अगर लगा दिया करेंगे, कुछ नहीं करना है, स्टेटस पे लगा के छोड़ दो, काम तमाम है। बिल्कुल सही है। आदिकाल में जो है वो पृथ्वीराज रासो रचना देखने को मिलती है। मैंने सोचा कुछ चीज़ें बता देते हैं पृथ्वीराज रासो के बारे में। ज़रा देखिएगा, हिंदी भाषा में लिखा एक महाकाव्य है जिसमें पृथ्वीराज चौहान के जीवन और चरित्र का वर्णन देखने को मिलता है। रचयिता में चंद बरदाई जी का नाम आता है। पृथ्वीराज के बचपन के मित्र और उनके राज कवि थे। वह उनकी युद्ध यात्राओं के समय वीर रस की कविताओं से सेना को प्रोत्साहित करते थे। वीर रस की कविताओं से कि आगे बढ़ते रहो, है, हम ही विजयी होंगे। आप समझ रहे हैं। और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान का राज्य अजमेर से दिल्ली तक फैला हुआ था। जो डेट लिखी हुई है वो है 1165 टू 1192। हिंदी में लिखा है 1165 टू 1192। चलते हैं अगले सवाल की तरफ, और अगला सवाल आपसे कहते हैं कि इनमें से कंठ वर्ण कौन सा नहीं होगा? कंठ, हाँ जी, मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ। कंठ को लेकर के कौन सा वर्ण है जो यहाँ कंठ से उच्चारित नहीं होता है? का, खा, पा और घा लिखा हुआ है। वेरी गुड, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। तो आप जानते हो जब हम बात करते हैं यहाँ पर स्पर्श व्यंजनों को लेकर के, तो ऐसे स्पर्श व्यंजन की जो संख्या दोस्त देखने को मिलती है, आप बोल देते हो कि उनकी संख्या कितनी है, 25 है। तो उसमें आपको कई वर्ग देखने को मिलते हैं, क, च, ट, त और पा। इन वर्गों में प्रत्येक वर्ग में आपको 5 वर्ण देखने को मिलेंगे। कितने? 5 वर्ण जो है वो देखने को मिलते हैं। तो 5 गुणे 5 कितना हो गया? 25 हो गया। आपको समझ में आ रहा है ये चीज़? तो क ख ग घ ङ छ छ ज झ ञ ट ठ ड ढ ता था दा धा ना पा फा बा भा मा या रा लावा। तो या रा लावा पे नहीं जाना है, पा तक जाना है हमें। तो इसमें क्या हुआ आपका, जब हम कंठ वर्ण की बात करते हैं तो का में 5 वर्ण है, का, खा, गा, घा, अंगा। तो का, खा, गा, घा तक आया, लेकिन पा वर्ण जो है वो आपका यहाँ से रिलेट करेगा। जब हम होस्ट की बात करते हैं तो कंठ वर्णों में जो शामिल नहीं होगा वो सी वाला होगा। उम्मीद करते हैं जो चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर बताई वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। ऊष्म व्यंजनों की संख्या पूछिए भाई आपसे। हाँ जी, कि आखिर इनकी संख्या कितनी होती है? 2 है, 3 है, 6 है या 4 है? क्या बात है, बहुत बढ़िया, आंसर करते रहो जी फटाफट। तो मैंने कहा ऊष्म व्यंजनों की संख्या इनमें से कौन सी होगी? दांतू महाराज आपसे पूछ रहे हैं। बिल्कुल करेक्ट है कि ऊष्म व्यंजन में जब हम बात करते हैं तो शा, शा, सा और हा, यही आपको 4 ऊष्म व्यंजन देखने को मिलते हैं। जैसे जब हम अंतस्थ व्यंजन की बात करते हैं तो अंतस्थ में या, रा, ला और वा,
ये आपके क्या होते हैं, ये अंतस्थ व्यंजनों में आते हैं। ठीक है, चीज़ ध्यान रखिएगा। आपसे जो इन्होंने 10वां सवाल पूछा है, ये क्या कहते हैं भाई कि विसर्ग की संख्या कितनी है। अगर हम हिंदी वर्णमाला को लेकर के बात करें तो कितने विसर्ग देखने को मिलते हैं, 2, 1, 3 या 4। बड़ी अच्छी बात है, आपने द्विगुण सुना होगा, आपने द्विगुण व्यंजनों को लेकर के सुना होगा कि द्विगुण व्यंजन होते हैं कुछ, द्विगुण व्यंजन। तो हम जब बात करते हैं द्विगुण व्यंजनों को लेकर के, आपने बोल दिया एक अंग है और एक आह करके बोल देते हो। ध्यान दीजिएगा, जब हम इसकी बात करेंगे तो ये हमारे अनुस्वार में काउंट होता है। जो बिंदी है अनुस्वार में आती है, चांद बिंदी अनुनासिक में आती है। यहाँ पर आह करके लिखा हुआ है, आ के बाद ये जो मात्राएं हैं ना, ये चीज़ बताती हैं विसर्ग को। तो हिंदी वर्णमाला में हिंदी वर्णमाला में आप जब जब बात करोगे भैया, तो भैया एक ही आपको देखने को मिलेगा जो कि आह करके लिखा हुआ है। उम्मीद करते हैं काफ़ी कुछ सवाल आपने सही किया होगा। और आज का सवाल ले लो भाई कि जब जब हम हिंदी वर्णमाला की बात करते हैं, वर्णमाला में आखिर टोटल कुल कितने वर्ण पाए जाते हैं या कितने वर्ण आपको हिंदी वर्णमाला में देखने को मिलेंगे। मैं वर्णों की संख्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कितने सही किए हो, उसके बारे में आप मुझे इन्फॉर्मेशन दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हिंदी के सवालों को भी आपने एंजॉय किया हुआ अच्छी तरीके से। शेयर कर दीजिएगा औरों के साथ में भी। कुछ अच्छा लगे तो लाइक वाइक है ठोक ठाक के जाना। चलिए मिलते हैं फिर से एक और वीडियो में आपसे जल्दी ही। शुक्रिया आप सभी का तब तक के लिए।